हेलो बच्चों, आपका मेरे इजी केमिस्ट्री चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट 12। हम विशेष रूप से इस इकाई में हमने 2 या 3 वीडियो बना चुके हैं और बाकी सारी चीज़ें आपको समझा चुके हैं। आज हम इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं, IUPAC नामांकन। हाँ, कार्बनिक यौगिकों का कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नामांकन, ठीक है। नॉमेनक्लेचर ऑफ IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ठीक है, हम पहले अब क्लास 11th की हम पढ़ रहे हैं, तो क्लास 11th में हम पहले देखेंगे कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वह कार्बन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, कार्बनिक यौगिक कार्बन से मिलकर बने होते हैं। इसका यानी मुख्य जो है तत्व वो कार्बन होता है और कार्बन के साथ जो मुख्य रूप से जुड़ा रहता है वो होता है हाइड्रोजन। यानी कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो हमेशा एक दूसरे के साथ जुड़े ही रहते हैं सहसंयोजक बंध के द्वारा। तो हम इस तरह से अभी अगर हम कार्बनिक यौगिक का बिल्कुल इनिशियल बात करें तो हम मेन जो पढ़ेंगे वो अभी हम हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे। यानी कार्बनिक यौगिकों की वह शाखा, ऐसे यौगिकों की शाखा जो केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर बना होता है, हम उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब इस हाइड्रोकार्बन को हम 2 ग्रुप में बांटते हैं। ये जो हाइड्रोकार्बन है हम इसको 2 ग्रुप में बांटते हैं। एक हम बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरे जो है हम इसे बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, अब थोड़ी सी हम कार्बन जो परमाणु है उसकी संयोजकता के संबंध में, यानी कार्बन परमाणु है उसकी हम संयोजकता यानी वैलेंसीज के संबंध में हम डिस्कशन करेंगे कि कार्बन की जो संयोजकता है वो होती है 4 संयोजकता होती है कार्बन की। यानी कार्बन परमाणु 4 अन्य परमाणु से सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ सकता है, इसीलिए कार्बन की संयोजकता 4 होती है। और यदि ऐसा कार्बनिक यौगिक या हाइड्रोकार्बन जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हों और जिसमें प्रत्येक कार्बन की 4 संयोजकता पूर्ण होती है तो हम उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब देखिए, हम अगर बात करें कार्बन नंबर 1 की, तो कार्बन नंबर 1 की 4 संयोजकता है कि नहीं, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4। कार्बन नंबर 2 की फिर 4 संयोजकता है कि नहीं, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4। कार्बन नंबर 3 की 1 2 3 4। कार्बन नंबर 4 की 1 2 3 4। इस तरह से हमने देखा कि इसमें जो प्रत्येक कार्बन है उसकी 4 संयोजकता संतुष्ट होती है। हाँ, इसीलिए हम उसको संतृप्त या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। ठीक है, और इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम एक और नाम से जानते हैं, वो नाम है एल्केन। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है हम उसको एक अलग सजातीय श्रेणी में रखते हैं जिसको हम कहते हैं एल्केन। आपको सजातीय श्रेणी भी हम आगे बताएंगे, वैसे इसके पहले बता चुके हैं। अब देखिए, अब हम असंतृप्त यानी इसमें कार्बन की 4 संयोजकता 4 अन्य परमाणुओं से संतुष्ट ना होकर कहीं कहीं पर
कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। अब देखिए हम अगर इसको इस तरह से कर दें, ये अगर हम कार्बन नंबर 1 की बात करें तो इसमें 4 है, लेकिन 4 अन्य परमाणु नहीं है, 1 2 3 4, यानी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। कार्बन नंबर 2 की बात करें तो 1 2 3 4, और कार्बन नंबर 3 की बात करें तो 1 2 3 4। ठीक है, तो इस तरह के हाइड्रोकार्बन्स जिसमें कार्बन की पूरी सीरीज में, आपको इसके पहले के वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि जो कार्बनिक यौगिक होता है वह बहुत ही वृहद समूह है, इसमें बहुत सारे यौगिक बनते हैं। तो कार्बन की सीरीज में यदि एक जो श्रेणी है, यदि किसी भी 2 कार्बन, है ना, कोई एक जोड़ा भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी, यानी सीरीज में कम से कम कोई भी 2 कार्बन के बीच में यदि द्विबंध है, डबल बॉन्ड है, तो हम उसको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रेणी में रखते हैं। और इस तरह से वो हाइड्रोकार्बन जिसके श्रेणी में कहीं ना कहीं द्विबंध होता है, हम उसको एक विशेष नाम से जानते हैं जिसका नाम है एल्कीन। ठीक, इसी प्रकार कार्बन और कार्बन के बीच में यदि त्रिबंध, ट्रिपल बॉन्ड हो जाए, यदि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो जाए, ये देखिए, तो अब क्या हुआ, इसकी चारों संयोजकता अन्य परमाणुओं के द्वारा संतुष्ट न होते हुए ये कार्बन कार्बन आपस में 3 बंध से बंधे होते हैं। तो अब देखिए कार्बन नंबर 1 की अगर हम बात करें तो 1 2 3 4, कार्बन नंबर 2 की देखें तो 1 2 3 4, कार्बन नंबर 3 की देखें तो 1 2 3 और ये 4, कार्बन नंबर अगर 4 की बात करें तो 1 2 3 और 4। इस तरह से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें श्रेणी में कहीं पर भी पूरी किसी भी एक कार्बन के बीच में यदि त्रिबंध पाया जाए तो वह भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता है। और इस जो विशेष नाम है, जो सजातीय श्रेणी है, उसको हम कहते हैं एल्काइन। क्या कहते हैं? एल्काइन। अब जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, आज जो हम IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ने जा रहे हैं, वह विशेष रूप से एल्केन के लिए पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम जो बात करेंगे वो केवल एल्केन की बात करेंगे। तो ठीक है, आप इतना देख लीजिए, 11th में ये ज़रूरी होता है। इस वीडियो को पॉज करके और ये पूरा नोट कर लीजिए। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? नाम से स्पष्ट है, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनने वाला कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। इसको हमने 2 ग्रुप में बांटे हैं, संतृप्त जिसमें प्रत्येक कार्बन की चारों संयोजकता संतुष्ट होती है, इसमें सभी कार्बन के बीच में एकल बंध पाया जाता है, एकल बंध या सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। और इसमें फिर हम दूसरी देखें, दूसरे में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसमें 2 हैं, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन में कहीं भी कार्बनों के बीच में, किसी भी 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाएगा तो एल्कीन है, और यदि किसी भी कार्बन के बीच में यदि 3 बंध पाया जाएगा तो हम उसको एल्काइन कहेंगे। ठीक है, अब हम एल्केन की बात करते हैं। मिटा देते हैं अब हम इसको। अब हम केवल एल्केन, आज हम जो IUPAC पढ़ने वाले हैं वो केवल एल्केन के ही आज हम पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी क्या पढ़ेंगे। तो आज हमारा जो मेन है वो है एल्केन। ठीक है, एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें, है ना। अब हम देखते हैं इसका सामान्य सूत्र, जनरल फॉर्मूला, सामान्य सूत्र। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, ये इसका
सामान्य सूत्र होता है। तो अब यहाँ पर इसको हम एक सजातीय श्रेणी, फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, सजातीय श्रेणी जब किसी सामान्य सूत्र के द्वारा यौगिकों का समूह प्राप्त किया जाता है, एक सीरीज प्राप्त की जाती है, तो यौगिकों के उस सीरीज को, श्रेणी को हम सजातीय श्रेणी कहते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर n जो है वह परमाणु की संख्या है और n कोई भी पूर्णांक संख्या होती है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो अब हम n का मान रख रख के देखेंगे। यदि n बराबर 1 है तो क्या हो जाएगा, देखिए c n की जगह हमने 1 रख दिया तो 1 कुछ नहीं। अब यहाँ पर देखिए हमने 1 रखा तो 1 गुणित 2, 2 और धन 2 4, CH4। इसी तरह n बराबर यदि हम 2 रखेंगे तो C2, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 गुणित 2 4 और 4 दूनी 4 और 2 6 यानी 6 बन जाएगा। ये करते ऐसा। तो अब हम n बराबर 3 रख लेते हैं तो C3H, हमको केवल 3 दूनी 6 और 2 8, 8। n बराबर 4 C4H कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 2 10। फिर n बराबर 5 C5H, बताइए आप लोग खुद, 5 दूनी 10 और 2 12। n बराबर 6 C6H, 6 दूनी 12 और 2 14। n बराबर 7 C7H, 7 दूनी 14, 14 और 2 16। n बराबर 8 C8H, 8 दूनी 16 और 2 18। n बराबर 9 C9H, 9 दूनी 18, 18 और 2 20। n बराबर 10 C10H, 10 दूनी 20 और 2 22। हम अभी 10 तक के जो यौगिक है जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या 10 है, हम वहाँ तक कंसीडर करते हैं, फिर हम आगे देखते हैं। अब देखिए, जब हम नाम लिखते हैं, देखिए नाम लिखने का एक तरीका है, कार्बनिक यौगिकों में नाम लिखने का एक तरीका होता है। हमको सबसे पहले एक जो कार्बनिक यौगिक में जो कार्बन की एक जो सीरीज होती है उसको हमें छांटना होता है, जिसे हम बोलते हैं रूट वर्ड, रूट वर्ड, ठीक। और रूट वर्ड से हमें ये पता चलता है कि उसमें कार्बन की कितनी संख्या है, कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, ठीक है। तो रूट वर्ड को हम किस तरह से लिखते हैं, आप देखिए, यदि कार्बन परमाणु की एक संख्या है तो हम बोलते हैं मैथ, ये रूट वर्ड है। यदि 2 है तो इसको हम बोलते हैं एथ, 3 है तो हम बोलते हैं प्रोप, 4 है तो हम बोलते हैं मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है हेक्स, 7 है हेप्ट, 8 है ऑक्ट, 9 है नून, 10 है डेक, ठीक है। ये रूट वर्ड के नाम हैं, ये आपको पूरे याद होना चाहिए। यदि कार्बन की संख्या 1 है तो उस रूट वर्ड का नाम है मैथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, कार्बन की संख्या 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नोन और 10 है तो डेक, ठीक है। अब जो स्पेसिफिक जो एल्केन है,
एल्केन में हम रूट वर्ड के बाद हम एक सफिक्स लगाते हैं, प्रत्यय। हम सफिक्स लगाते हैं। ये सफिक्स बताता है कि हमारा जो यौगिक है वो किस समूह में आता है। जैसे जो एल्केन है उसमें हम सफिक्स लगा देते हैं एन, हम सफिक्स लगा देते हैं एन। तो अब हम सब में एन लगा देंगे, हम लगा देंगे एन। तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, मीथेन। फिर एन, तो ये बन जाएगा एथेन। फिर एन, तो ये हो जाएगा प्रोपेन। इस तरह आप सब में एन लगा दीजिए। आप अपनी कॉपी में जो नोट कर रहे हैं सब में एन लगा दीजिए। और हम अब मैं नाम बस लिख के बता दे रही हूँ। ये हो जाएगा ब्यूटेन, ये हो जाएगा पेंटेन, ये हो जाएगा हेक्सेन। आप भी लिखते जाओ अपनी कॉपी पे, हेक्सेन। ये हो जाएगा हेप्टेन, ये हो जाएगा ऑक्टेन, ये हो जाएगा नोनेन। और कार्बन नंबर 10 वाला हो जाएगा डेकेन। ठीक, तो इस तरह से अब आप इसको पूरा नोट कर लीजिए। और ये हम कार्बन की संख्या के आधार पर हमने पहले रूट वर्ड लिख दिए और उसमें हम सफिक्स या प्रत्यय लगा दिए एन, क्योंकि एल्केन का जो सफिक्स है वो एन। यदि कहीं पर भी किसी भी यौगिक के अंत में एन लगा है, माने इसके सारे कार्बन जो होते हैं वो संतृप्त होते हैं, उनकी चारों संयोजकता जो है वह पूर्ण होती है। तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये एक सजातीय श्रेणी एल्केन के सारे उदाहरण हैं। तो यहाँ सजातीय श्रेणी भी हो गई कि हमने एक सामान्य सूत्र लिए, हम एक सामान्य सूत्र के द्वारा यौगिकों की एक श्रेणी प्राप्त कर लिए, तो इसे ही हम बोलते हैं सजातीय श्रेणी। ठीक है, अब इसको पॉज करके आप नोट कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो अभी हमने एल्केन का जो IUPAC नामांकन समझे। अब ये जो नामांकन था वास्तव में ये सिंपल है। सिंपल मतलब जो बिना शाखा के जो एल्केन है, जहाँ पर कोई शाखा नहीं लगी हुई, हमको सिंपल, मान लीजिए हमने पेंटेन लिए तो सिंपल हमने लिख दिया 1 2 3 4 और ये 5। और अब यहाँ ये हाइड्रोजन और कार्बन दोनों दोस्त हैं, वो हमेशा एक साथ रहते हैं। ये देखिए, ये जहाँ पर भी आप रख दीजिए। तो इस तरह से हमने हाइड्रोजन यहाँ पर रख दिए और ये बन गया आपका। लेकिन आपको इस यौगिक में दिख रहा होगा कि कहीं भी शाखा नहीं है। शाखा नहीं है तो इसके नाम हमने डायरेक्ट रख दिए पेंटेन। परंतु यदि कोई शाखित एल्केन हो, ब्रांच, यानी जिसमें ब्रांच निकले हो, साइड ब्रांच, साइड ब्रांच हो, यानी शाखित, तो शाखित के लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। उन रूल्स को आप 1 बाय 1 नोट करते जाइए कि अगर एल्केन शाखा वाले तो हमें कौन कौन से नियम का पालन करते हुए उसका IUPAC नामांकन करना पड़ता है। तो हम सबसे पहले देखें, बहुत ध्यान लगा के सुनना है कि हम सबसे पहले देखेंगे कि अगर शाखा निकली है। अच्छा, अगर आपको शाखा नहीं समझ में आ रहा है तो मैं थोड़ा सा यहीं पर बता देती हूँ कि अगर शाखित है तो यहाँ जैसे देखिए, ये सीधा चल रहा था, अब यहाँ पर एक कार्बन की शाखा भी निकल गई और ये निकल गया CH3।
3। अब देखिए ये सीधी 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 ये एक कार्बन की श्रृंखला थी, लेकिन एक कार्बन की श्रृंखला यहाँ शाखा के रूप में निकल गई। तो इसी प्रकार के जो हाइड्रोकार्बन है हम उसे बोलेंगे ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन, यानी जिसमें शाखा निकली हुई है। ठीक है। अब बच्चों ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो भी शाखा निकलती है कहीं भी कार्बन के पूरे श्रृंखला में जहाँ शाखा निकलेगी वो वास्तव में एल्किल समूह के रूप में शाखा होगा, एल्किल समूह। अब एल्किल समूह, इसका भी मैं सामान्य सूत्र बता देती हूँ और आप इसका नाम लिख लेंगे। देखिए एल्किल समूह भी वही है जो एल्केन में से हम CnH2n+2 लिखते थे एल्केन में। अब हम वहाँ पर 1 लिखेंगे, यानी एक हाइड्रोजन बस हट जाएगा और यहाँ पर एक ब्रांच लग जाएगा, तो ये इसका सामान्य सूत्र है। ठीक है। और ये सामान्य सूत्र में आप देख लेंगे, बनाएंगे तो देखेंगे C1 तो हम लिखते ही नहीं है, कुछ एक छुपा हुआ है, और 1 2 जा 2 और +1 3, ये देखिए। ऐसे ही 2 रख देंगे तो C2H, 2 दूनी 4 और 1 5। तो इस तरह से ये जैसे हमने अभी एल्केन सामान्य का बनाए थे वैसे ही हम एल्किल समूह का बना देंगे और इसके नाम के अंत में इल प्रत्यय लगा देते हैं। इल यानी जो रूट वर्ड है मैथ, एथ, है ना, प्रोप, ब्यूट, अब हम उसमें इल लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, मैथ इल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल। तो इस तरह से हम इल लगाते हुए इसका भी सजातीय श्रेणी बना लेंगे। ठीक है। तो अब मैंने आपको बता दिया कि अगर हाइड्रोकार्बन में शाखा निकल गई है तो वो शाखा हमेशा एल्किल समूह के रूप में होगी और इस तरह से उसका सामान्य सूत्र होगा और उसके नाम के अंत में हम इल लगा देंगे, वही शाखा होगी। अब चलिए हम इसी को हम साइड ब्रांच, पार्श्व श्रृंखला इस तरह से करते हैं। अब हम इसमें कुछ रूल्स हैं, रूल्स हम क्या क्या रूल्स हैं उसको देखते जाते हैं। अब जैसा पहला रूल है, पहला रूल होता है कि हमको जो भी एल्केन दिया हुआ है उसमें सबसे पहले लंबी, सबसे लंबी, लंबी भी नहीं, सबसे लंबी सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन। अब देखिए, अब 1 बाय 1 हम समझते जा रहे हैं कि किस तरह से हमको करना है। अब हमको सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना होगा। अब देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कार्बन है, ये ऊपर जो बना वही बना दिए। ठीक है। इसकी चारों संयोजकता रहेगी। यहाँ हाइड्रोजन अभी हम सीख रहे हैं तो उसमें बनाने की उतनी ज़रूरत नहीं है। अब देखिए हम सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने 1 2 3 4 5, एक ये भी शाखा है, 1 2 3 4 5 6, तो हमको लंबी श्रृंखला का चयन करना है। तो यहाँ पर तो हमको 1 2 3 4 5 ही मिला था, लेकिन यहाँ 1 2 3 4 5 6, तो यानी हमारी सबसे लंबी श्रृंखला। और देख लीजिए एक और हो सकता है, इधर से भी 1 2 3 4, कहीं से भी हमको इधर से उधर से कुछ भी करके हमको सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना होगा। अब देखो, जैसे हम एक और उदाहरण समझते हैं इस तरह से, ये अब हमको सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। हम चयन करेंगे, गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, हमको यहाँ पर कितने कार्बन मिल रहे हैं, 6 कार्बन। ये सीधी वाली में, ये वाली में हमको कितने कार्बन मिल रहे हैं, हमको मिल रहे हैं 6 कार्बन। लेकिन 1 2 3 4 5, यहाँ से नीचे आ जाएं, 6 7, यानी इस वाले श्रृंखला में हमको कितने कार्बन मिल रहे हैं, 7।
अब इधर से भी एक श्रृंखला है, 1 2 3 4, 4 तो 4 का तो कोई मतलब ही नहीं है ना। हमको एक तरफ 6 मिल रहा है, एक तरफ 7 मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वास्तव में अब आपकी सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी होगी, 1 2 3 4 5 6 7। यानी अब ये जो सबसे लंबी श्रृंखला है यही उसका रूट वर्ड है कि वह बेसिकली कितने कार्बन से मिलकर बना हुआ यौगिक है। जैसे ये है 1 2 3 4 5 6, यानी ये हेक्स तो है हेक्स। ये है 7, यानी ये हेप्ट तो है हेप्ट, ठीक है ना। ये हेक्स क्योंकि 6 कार्बन है, ये 7 तो ये हेप्ट तो है। तो अब आपको समझ में आ गया कि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का हमको चयन करना है। अब बहुत सारे उदाहरण आप देख सकते हो, आपकी बुक में भी आप देख सकते हो। तो पहला रूल हो गया। अब हम दूसरा रूल पे चलते हैं, हम इसको मिटा देते हैं। अब हम दूसरे रूल पे चलते हैं। दूसरा रूल भी सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि हम शाखा के विषय में पढ़ रहे हैं, शाखित एल्केन के विषय में पढ़ रहे हैं। तो अब हमने सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव कर दिया। अब हम उसका अंकन करेंगे, यानी कार्बन श्रृंखला का अंकन, नंबरिंग करेंगे, हम अंकन करेंगे, नंबरिंग, ठीक है। अब देखिए, जैसे हम इसके पहले ही बनाए थे कि ये अब हमको अंक प्रदान करना, हमने सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन किया था। अब चयन करने के बाद हमको उसका अंक देना है। अंक हम किधर से दें? एक हम अंक इधर से दे सकते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। एक हाँ अंक इधर से दे सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब दिख रहा है कि यदि हम अंक ऊपर वाले से देते हैं तो हमारी जो साइड ब्रांच यानी पार्श्व श्रृंखला है ये चौथे नंबर पर आती है, चौथे नंबर कार्बन पर। यदि हम अंक इधर से देते हैं तो वो कार्बन जो है पार्श्व श्रृंखला हमारी तीसरे नंबर कार्बन पर आएगी, ठीक है ना। तो अगर हम देखें कि फिर कौन सा अंकन सही है, तो वास्तव में अब याद रखना पड़ेगा कि अंकन उस तरफ से करना है जहां पार्श्व श्रृंखला न्यूनतम स्थान पर आए, कम से कम स्थान पर आए। तो आपको दिख रहा है यहाँ से अंकन करेंगे चौथे नंबर पे जाएगा, यहाँ से अंकन करेंगे तो तीसरे नंबर पे जाएगा, यानी हमारा अंकन कौन सा सही है? ये वाला सही है, ठीक है। और तीसरे पे ये आ गया, अंकन हो गया। आ गई बात समझ में? अब उसके बाद भी बहुत सारे हैं, जैसे मान लीजिए अभी हमने सिंपल एक ही शाखा निकली हुई है और हमने उसका अंकन कर दिया, लेकिन मान लो कार्बन की 2 शाखा निकल जाए। मान लीजिए इसमें हमने कार्बन की एक ही शाखा निकाले हैं। अब मान लीजिए हम इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, है ना। हम ये अब हमने कार्बन की एक और श्रृंखला ये, तो फिर हमको अगर ये वाला यौगिक है तो हमको सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का ही चयन करना है। तो हम चयन करके देखें, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी हमारी यही सबसे लंबी श्रृंखला आएगी। अब देखिए, अब हमको फिर वही अंकन करना है। अंकन करने पर 1 2 3 4 5 6 हम कर दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर हम अंकन इस तरफ से करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9।
अब हमको समझ नहीं आ रहा कि हमको किस तरफ से अंकन करना है। पहले तो हमने देख लिया कि हाँ भाई, हम अंकन कहाँ पे करेंगे, जहाँ पर पार्श्व श्रृंखला सबसे पास पड़े। और उसके साथ एक और बात आती है, अभी मैं बताऊंगी आपको। यहाँ पर पार्श्व श्रृंखला पास तो पड़ेगी किसमें, 1 2 3 4 चौथे नंबर पर आ रही है। यहाँ पर भी 1 2 3 4 चौथे नंबर पर आ रही है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, पार्श्व श्रृंखला तो दोनों तरफ से सही आ रही है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि कौन कौन सा कार्बन जुड़ा हुआ है। पार्श्व श्रृंखला ये जुड़ा हुआ है मैथिल, मैथिल एक कार्बन वाला है ना, इसलिए ये जुड़ा हुआ है मैथिल। और इसमें 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, यानी C2 है, C2H5, तो ये जुड़ा हुआ है एथिल। और हम देख रहे हैं यदि इधर से भी हम गिनते हैं तो चौथे नंबर पर आता है, इधर से भी हम गिनते हैं तो चौथे नंबर पर ही पार्श्व श्रृंखला आ रही है। तो अब कौन सी पार्श्व श्रृंखला पहले होगी, इसके लिए हम फिर तीसरा नियम का पालन करते हैं, वो है अल्फाबेट। अल्फाबेट यानी अंग्रेजी की वर्णमाला। हम देखेंगे अंग्रेजी की वर्णमाला में पहले कौन आ रहा है, तो जाहिर है एथिल ई से शुरू होता है और मैथिल एम से शुरू होता है, तो ई पहले आएगा, यानी हमारा जो अंकन है ये पहले वाला सही होगा, पहले वाला अंकन सही होगा। हम चौथे नंबर पे दोनों तरफ से आ रहे थे, लेकिन हम पहले इस तरफ से अंकन करेंगे और इसका नाम फिर हो जाएगा 4 एथिल और 6 मैथिल। 4 एथिल 6 मैथिल, इस तरह से हम उसका नामांकन करेंगे। यानी ये तीसरा रूल भी हो गया कि यदि पार्श्व श्रृंखला दोनों तरफ से एक समान पड़ रही है तो हम अंकन किस प्रकार करेंगे, तो हम अंकन में देख लेंगे कि पार्श्व श्रृंखला कौन सी है, और जितनी पार्श्व श्रृंखला जुड़ी हुई है सब का हम क्या कर लेंगे, अल्फ़ाबेट निकाल लेंगे, और जो मिनिमम यानी जो अल्फ़ाबेट में पहले आता है उसी वो अंकन में कम आना चाहिए। ठीक है, अब एक और चीज़ देख लेते हैं इसी में, यानी हम अब अल्फ़ाबेट का भी देख लिए। अब मान लीजिए एक इस तरह से पार्श्व श्रृंखला ऐसी हो, यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3 और यहाँ पर C2H5। अब देखिए, अब यहाँ पर भी हमको दिख रहा है कि 1 2 3 4 और 1 2 3 4। हमने पहले बताया कि एथिल ई से शुरू हो रहा है इसलिए पहले आ गया, और ये मैथिल एम से शुरू हो रहा है इसलिए बाद में आएगा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर एक चौथा नियम आता है, चौथा नियम आता है न्यूनतम योग नियम। न्यूनतम योग नियम। अब देखिए न्यूनतम योग नियम क्या कहता है। न्यूनतम योग नियम ये कहता है कि आप अंकन करें और जहाँ भी अंकन करने के बाद आप उसको जोड़ के देखें कौन सा पहले आएगा। जैसे मैं करके बता देती हूँ, यहाँ पर हमने इधर ही से किए थे, तो एक है 4 पोजीशन पर, 4 पर, एक है 6 पोजीशन पर, 6 पर, लेकिन 6 पे 2 हैं, 2 मैथिल ग्रुप जुड़े हैं, इसलिए 6 पर कितने आ जाएंगे, 2 बार आ जाएंगे। हम बोलेंगे 4 एथिल 6 डाई मैथिल, 2 मैथिल हैं इसलिए नाम के आगे हम मैथिल 2 बार ना कह के उसके नाम के अंत में हम क्या लगा देते हैं, डाई ट्राई टेट्रा। ये भी एक रूल लिख लीजिए, है ना, कि यदि एल्किल ग्रुप एक समान एक ही चेन में 2 3 जगह आ जाए, 4 जगह आ जाए, तो जितनी बार आया है उसके नाम के बाद में हम डाई ट्राई टेट्रा पेंटा इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, अब हमने देखा कि यहाँ पर 6 पे डाई मैथिल है। ठीक है, अब इसको जोड़ दीजिए, जोड़ने पर कितना आया आपका, 6 दूनी 12, 13 14 15 16 आया।
अब यदि हम इस तरफ से नाम देते हैं 1 2 3 4, ठीक है, 4 चौथे पोजीशन पर डाई मैथिल है और छठवें पोजीशन पर एथिल है। तो हम कैसे जोड़ेंगे? 4 धन 4, 4 4 पर हमारा ये आया और 6 छठवीं पोजीशन पर हमारा एथिल आया। तो अब क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8, 8 और 6 14। ठीक। अब हमने शुरू में जब दोनों एक समान पढ़ रहे थे तो हमने अल्फ़ाबेट का उपयोग कर लिए, लेकिन अब हमने देखा कि यार जितनी ब्रांचेज हैं वो ब्रांचेज कहाँ कहाँ से निकली हैं, उन सब का जो हम स्थान निश्चित करें, फिर हम उसका योग किए। योग में जिसको कम नंबर आएगा, यानी हमने देखा कि इधर से कम अंक आया, इसलिए न्यूनतम योग नियम हम फॉलो किए और उसमें कम नंबर आया, इसलिए अब हम उसी का अंकन करेंगे। तो वास्तव में अब इसी यौगिक का नाम क्या हो जाएगा? 4 डाई मैथिल 6 एथिल, 9 कार्बन है तो नोनेन। ठीक है, ठीक है, पूरा समझ में आ गया। तो इस तरह से हम 4 और एक ये भी लिख लीजिए, 5वां रूल हम ये भी लिख लेते हैं कि यदि हम 5वें रूल में लिख लेते हैं, यदि एक ही प्रकार का एल्किल ग्रुप एक ही प्रकार का आ जाए तो जितनी संख्या में आया है उस आधार पर डाई, ट्राई, टेट्रा, इस तरह से हम लिखते चले जाते हैं। तो अब इसको ध्यान से देख लीजिए, क्या आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया है? ठीक है, अब इसको यदि हम सारा कुछ समझ चुके हैं तो एक उदाहरण लेकर देखते हैं। इसी नियम को फॉलो करेंगे और एक उदाहरण लिख के देखते हैं। देखिए, पार्श्व श्रृंखला, जितनी भी पार्श्व श्रृंखला आई है, जैसे हमने पहले बोले थे रूट वर्ड, और जितनी भी पार्श्व श्रृंखला आएगी उसको हम पहले लगाएंगे प्रीफिक्स के रूप में, यानी उपसर्ग या प्रीफिक्स के रूप में। ठीक है ना? प्रीफिक्स के रूप में लगाएंगे। और किस प्रकार का हमारा यौगिक है उसको हम सफिक्स के, जैसे अभी हमने लगाए थे एन। ठीक, तो इस तरह से अब हम ढूंढते हुए इसी प्रीफिक्स, यानी ये प्रीफिक्स के रूप में क्या होगा? साइड ब्रांच, पार्श्व श्रृंखला। ठीक है, तो ये पार्श्व श्रृंखला हो जाएगी। मेन कितने कार्बन का बना है ये रूट वर्ड हो जाएगा। और कौन किस प्रकार का, यानी एल्केन है, एल्कीन है, कोई क्रियात्मक समूह है, वो हम सफिक्स के रूप में बाद में लगाएंगे। ठीक है, तो अब इस आधार पर हम एक यौगिक को ढूंढते हैं, लिखते हैं। ठीक है, अब चलिए, जैसे मैंने लिखा ये हाइड्रोजन की चिंता मत करो, आप हाइड्रोजन लगा लो। जैसे ये एक बंद है, 3 लगा लो, CH3। ये 2 है, 2 लगा लो। ये 1 2 3, हाँ ये कार्बन। ठीक है, तो इसमें तो है नहीं, ये 1 है 3 लगा लो, 1 है 3 लगा लो, 1 2 है 2 लगा लो, 1 2 3 है 1 लगा लो, 1 है यहाँ 3 लगा लो, 1 2 है 2 लगा लो, 1 है 3 लगा लो। ये बन गया हाइड्रोकार्बन। हमको कार्बन की चारों वैलेंसीज गिन गिन के लिख देना चाहिए। अब फिर वही हम सबसे पहली जो रूल है वो फॉलो करेंगे, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन। अब कीजिए, चयन कीजिए। 1 2 3 4 5 6 आया। फिर 1 2 3 4 5 6 7
7 आया। अब और गिन लेते हैं, 1 2 3 4 आया, नहीं। 1 2 3 4 आया, नहीं। 1 2 3 4 आया, नहीं। यानी हमारी सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कौन सी हुई? ये हुई। हमने सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर लिया। पहला रूल फॉलो हो गया। अब हमको उसका अंकन करना है। अंकन करके वही हमको देखना है कि कहाँ से पार्श्व श्रृंखला पास पड़ रही है। हम यहाँ से अंकन किए, 1 2 3 नंबर पर पास पड़ी। यहाँ पर देखें 1 2 3 नंबर पर ये मैथिल ग्रुप है, ये पास पड़ा। ठीक है, तो अब फिर हम अंकन करेंगे। फिर हम कंफ्यूज हो गए, दोनों जगह तीसरे नंबर पर आया है और तीनों जगह मैथिल ही यानी एम वाला ही जुड़ा है। यहाँ अल्फ़ाबेट भी नहीं आया, यहाँ एम वाला ही जुड़ा हुआ है। अब हम क्या करेंगे? हम न्यूनतम योग नियम निकालेंगे। न्यूनतम योग नियम में आप निकालेंगे। अब हम पहले अंकन कर देते हैं। न्यूनतम योग नियम में हम 1 2 3 3 4 5 +5 +5 तीसरे पे है, फिर पांचवें पे है, तो ये कितना निकल गया? 13। अगर हम इधर से अंकन करते हैं, इधर से, तो 3 3 +3 +3 +5। अब देखिए 3 3 6 और 5 11। ठीक, कम अंक किसको मिले? इसको मिले। तो जाहिर सी बात है हमारा अंकन किधर से होगा? इधर से होगा। 1 2 3 4 5 6 7। आ गई बात समझ में? हमने हर रूल को फॉलो किया, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर दिए, अंकन करें। अंकन में देखें, अरे यार दोनों तरफ से आ रहा है, अल्फ़ाबेट का भी यहाँ कोई मतलब नहीं है क्योंकि हर जगह मैथिल जुड़ा हुआ है। फिर हम इसका करें, न्यूनतम योग नियम लिखे और न्यूनतम योग नियम लिखने पर हमने देखा कि इधर से जब हम अंकन कर रहे हैं तब हमको 11 मिल रहे हैं, यदि हम उधर से अंकन कर रहे हैं तो हमारा 13 मिल रहा है। ठीक है, अब नाम लिख दीजिए। ये लीजिए, नाम लिखिए। हमने देखे, सबसे पहले हमने रूट वर्ड लिख दिए, ये है 7 कार्बन यानी हेप्ट, हाँ, और सब में एकल बंध यानी एन प्लस एन, तो हो गया हेप्टेन। प्लस हम यहाँ उसके पहले जितने साइड ब्रांच है हम लिखें, कितने हैं साइड ब्रांच? 3 3 5, तो हम लिखेंगे 3 3 5। कितने बार हो गया? 3 बार, तो ट्राई मैथिल, ट्राई मैथिल। ये देखिए, ट्राई मैथिल हो गया। तो अब नाम हम लिखना सीख गए। अब 3 बार आया, तीनों बार मैथिल है, तो 3 3 5 ट्राई मैथिल हेप्टेन। अब इसका प्लस भी हटा देते हैं और एन यहीं जोड़ देते हैं, हेप्टेन। तो इस तरह से बच्चों हमको नामांकरण सीखना है। ये अभी केवल हमारा जो नामांकरण है जिसमें हमने इतने रूल्स फॉलो किए हैं, ये केवल एल्केन के नामांकरण हैं। अब अगली कक्षाओं में और अगली क्लास में या अगली वीडियो में हम आपको नामांकरण की और चीज़ें पढ़ाएंगे, जिसमें हम क्रियात्मक समूह भी पढ़ाएंगे, एल्कीन भी पढ़ाएंगे और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ाएंगे। तो अगर आपको ये पढ़ाई पसंद आ रही है, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।